Recording in progress. अच्छा भाई, जब आप बात करते हैं ना सेल की, देखो सबसे पहला सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि आप बचपन से सेल के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। सही है। यहाँ पर जो तुम्हारे सामने मौजूद है दिस इज वन एनिमल सेल। एक एनिमल सेल में एक आउटर मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। दे आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी का है। यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आ जाता है। न्यूक्लियस के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होता है। तो जो बाहर की तरफ है जिस पे राइबोसोम मौजूद नहीं है दैट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो अंदर की तरफ मौजूद है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं दैट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर इसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर आता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप होता है, इसकी आउटर कवरिंग और क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? बेसिकली आपके पास स्कैटर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्रोमेटिन मटेरियल इज स्कैटर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसके अंदर आपके पास एक छोटा सा ये स्फेरिकल बॉडी आ जाती है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और यहाँ पर आपके पास सेंट्रियोल्स मौजूद हैं जिसमें से फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं। इन फाइबर्स को स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। दे आल्सो हैव गॉट वैक्यूल बट दे हैव गॉट स्मॉल साइज वैक्यूल मल्टीपल इन नंबर। स्मॉल साइज वैक्यूल्स हैं, मल्टीपल हैं इन नंबर। एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। एनिमल सेल के पास सैप वैक्यूल नहीं होता। Instead of sap vacuole they have got multiple small vacuoles. Centrioles एनिमल सेल में मौजूद होते हैं, प्लांट सेल के पास नहीं होते। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में मौजूद होंगे, प्लांट सेल के पास नहीं होंगे। इसके पास क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल नहीं है। यहाँ पर देखो सेल वॉल भी मौजूद है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन भी आ रहा है। गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क किया हुआ है इन्होंने। इसके अलावा they have got the nucleolus over here, they have got the nuclear envelope over here and they have got this chromatin material over here। इन सबको मिला के न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस को कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ओके इसके अंदर तुम्हारे पास एक जरूरी एलिमेंट आता है फिर किस हवाले से कि भाई दैट यू हैव गॉट दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर। इसमें एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक स्मूथ। दोनों का फर्क ये है कि रफ वाले पे राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, स्मूथ वाले पे राइबोसोम्स मौजूद नहीं होंगे। यहाँ पर आपके पास एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है, इसको सैप वैक्यूल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया इनमें भी मौजूद होते हैं फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर आप बात करें आउटर मोस्ट कवरिंग की तो कवरिंग का नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की डिटेल हम लोग चैप्टर नंबर 4 में वैसे ही पढ़ लेते हैं, सो वी आर जस्ट स्किपिंग इट राइट नाउ एंड मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस गाइस एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सेल का। बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सेल का। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि डीएनए कैरी करता है एंड दैट क्रोमेटिन मटेरियल व्हिच इज कैरिंग डीएनए इज द बेसिक कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल। सेल के अंदर होने वाली तमाम एक्टिविटीज, तमाम फंक्शंस इसी न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होंगे। यहाँ पर आपके पास जो डीएनए इज बेसिकली द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर स्ट्रक्चर जो होता है ना दैट इज समवट लाइक दिस। अच्छा ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में आ जाएगा। इसके अंदर एक न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड से एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, एक नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है और सामने उसके एक मिरर इमेज बन रहा है। एंड ये आपके पास एक सिंगल यूं समझ लो यूनिट बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो ये बना रहा है लॉन्ग चेन। क्या बना रहा है ये? एंड दिस लॉन्ग चेन इज ऑफ, इसको समझना जरा, दिस लॉन्ग चेन इज ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है लाइक दिस और ये इसकी लॉन्ग चेन जा रही है नीचे की तरफ। ये करते करते आपके पास पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बना देगी। यार न्यूक्लियस के अंदर होता है कि तुमने एक सेल ऑब्जर्व किया, उस सेल में से उसका न्यूक्लियस बाहर निकाला, न्यूक्लियस का एक कट सेक्शन निकाल लिया बाहर 3 डायमेंशनली चेक करने के लिए खाली कि इसके अंदर होता क्या है। उसके अंदर जब तुमने देखा तो उसमें एक थ्रेड लाइक मटेरियल था। वो थ्रेड लाइक मटेरियल क्रोमेटिन मटेरियल कहलाता है। उस क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए मौजूद था। डीएनए कैसे होता है मैंने अभी आपको दिखाया है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो आउटर कवरिंग थी उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। अंदर जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। उसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, उनको न्यूक्लियोपोर कहा जाता है।
इसके अंदर टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर एक ह्यूमन सेल, न्यूक्लियस के अंदर टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे अगर एक ह्यूमन सेल है तो। इसके अंदर आपके पास ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कुछ नहीं है बल्कि कंडेंस पार्ट है एक स्पेसिफिक शेप के अंदर ऑफ द क्रोमेटिन मटेरियल दैट ओनली अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रहा होगा सिर्फ तब सारा का सारा क्रोमेटिन मटेरियल एक जगह जमा हो जाएगा जो कि एक क्रोमोसोम का होगा, वो एक शेप एक्वायर कर लेगा, वो क्रोमेटिड्स बनाएगा और क्रोमोसोम बन जाएगा। आपके पास जितने भी सारे सेल्स बनते हैं उन सबका फंक्शन कंट्रोल करने वाला डीएनए होता है। सही है। यहाँ पे हमने एक सिंपल सी एग्जांपल दी थी बट वी आर नॉट गोइंग टू इनटू द डिटेल ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट कि कौन सा सेल किस तरह से चीजों को कंट्रोल कर रहा है और न्यूक्लियस का क्या रोल है उसमें। रादर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस दैट आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। आपके पास जो राइबोसोम पता है किस चीज के बने हुए होते हैं? राइबोसोम होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे लगा हुआ था। किस चीज का बना हुआ होता है? दे आर मेड अप ऑफ आर, हाँ आर आर एन ए। आर क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का बना हुआ राइबोसोम होता है। अब ये राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे बनता है? ये राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बनता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में बनेगा, क्या बनेगा? आरआरएनए। सही है। फिर आता है आपके पास न्यूक्लियोप्लाज्म, द फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस, जहाँ पे सारा का सारा क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा हुआ है, जहाँ पे सारा का सारा क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। the fluid of the nucleus, or you can say the main component of the nucleus, जहाँ पे chemical reaction होगा, जहाँ पर आपके पास चीजें sorted out हो रही होती है, it has different composition than that of the cytoplasm. cytoplasm के मुकाबले इसका composition अलग होता है। देखो cytoplasm फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, अगर ये दोनों सेम होते तो हम इसको मेम्ब्रेन बाउंडेड करके सेपरेट ना करते। दोनों सेम कंपोजिशन के नहीं है इसलिए मेम्ब्रेन बाउंडेड। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि साइटोप्लाज्म और सेल के बाहर का फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड सेम कंपोजिशन का नहीं होता तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उसको सेपरेट करते हैं। समझ आ रहा है? अच्छा भाई, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है? स्कैटर्ड थ्रेड लाइक मटेरियल ऑफ डीएनए व्हिच कंडेंसेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। दूसरी चीज आती है आपके पास न्यूक्लियोपोर, द मल्टीपल स्मॉल पोर्स होल्स इन द न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉल्ड न्यूक्लियोपोर। यहां से आगे we're going to talk about the endoplasmic reticulum. I hope कि न्यूक्लियस यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडो means inside, plasmic means cytoplasm, related to cytoplasm you can say, and reticulum का मतलब होता है नेटवर्क। मैं इसकी बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ भाई। देखो बहुत आसान सी बात है। क्या बात है कि भाई जब आपको एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पहुंचना है, सही है, आपको एक घर से निकल के दूसरे घर पहुंचना है, फ्रॉम वन पर्टिकुलर रीजन टू अनदर रीजन, तो आप ऐसे सीधे सीधे उड़ के तो नहीं चले जाते ना। आप क्या इख्तियार करते हैं? आप रास्ते इख्तियार करते हो। वो रास्ते क्या होते हैं? वो गलियों के बने हुए रास्ते होते हैं। सही है। क्यों सीधे सीधे चले जाते? ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं था? बिकॉज we were having hurdles in between the form of other houses, in the form of other buildings. सही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं अपने घर से निकला, सामने वालों का घर गिराता हुआ सीधा 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 चला गया, जो डायरेक्शन पकड़नी थी वो पकड़ ली। नहीं ना, जो गली होगी, जो रास्ता होगा, जो वे आउट होगा उसका, उसी से चलेंगे। ये वे, ये रास्ता सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे है बिल्कुल जैसे बहुत सारी बड़ी सी एक पार्किंग लॉट, सही है, पैरेलल चीजें लाइन अप हुई है, पतली पतली गलियां हैं, रास्ता बना हुआ है। अब मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास न्यूक्लियस था, ये बीच में पेज ब्रेक हो गया, वरना ये एक ही होना चाहिए था। एक इसको काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, एक ही कर देते हैं। ठीक है भाई, आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास न्यूक्लियस था, ये सारा का सारा न्यूक्लियस था, ठीक है, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वो है जिसके ऊपर
वेरी गुड, राइबोसोम लगा हुआ है। स्मूथ वो है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगा हुआ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली हेल्प करता है टू सिंथेसाइज प्रोटीन। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसी वजह से, क्योंकि इसका राइबोसोम नहीं है, प्रोटीन नहीं बना सकता, वो बनाता है लिपिड। क्या बनाएगा वो? लिपिड्स बनाता है। सही है। तो जरा देखना बेटा यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पहले डेफिनेशन देख लो। इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है। जो चीज साइटोप्लाज्म में से डिसॉल्व होके नहीं जा सकती, कि भाई कोई रास्ते में कोई एंजाइम टकरा गया तो टूट जाएगी, या कोई सबस्ट्रेट मिल गया तो वो उसको रिएक्ट कर लेगी, तो वो पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होके जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक इंटरकनेक्टेड एक पूरा नेटवर्क है। सही है। फिर इसके इनिशियल पार्ट जिसको रफ कह रहे हैं उसमें राइबोसोम्स होते हैं, वो प्रोटीन बना के देते हैं। फिर उसका जो एंड वाला पार्ट है उसके अंदर कोई राइबोसोम नहीं होते, वो लिपिड बना के देने में हेल्प करते हैं। और ना सिर्फ ये कि लिपिड बना के देते हैं, बल्कि दे आल्सो हेल्प इन समटाइम्स दे हेल्प इन स्पेशलाइजेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ दैट रॉ प्रोटीन इनटू अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कभी कभार रॉ प्रोटीन प्रोटीन क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड है ना। तो वो रॉ प्रोटीन मिलता है, कभी कभार उसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए वो उसको क्या करते हैं, वो उसको एक पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन देके, एक शेप देके उसको आगे प्रोग्रेस करवाते हैं। अच्छा भाई, ये कह रहे हैं फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया आपके पास। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास कोई राइबोसोम नहीं है, वो बेसिकली नियर टू सेल मेम्ब्रेन होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास राइबोसोम होता है वो नियर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से करीब है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन से करीब है। सेल मेम्ब्रेन से करीब कौन है? स्मूथ। क्या बना रहा है वो? लिपिड्स बना रहा है। आई गेस इतना काफी है, सही है समझने के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज को डिक्टायोसोम्स भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडीज ऐसे आपके पास ना पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर, पाइल बनाते हैं एक दूसरे के ऊपर रख के। और गोल्जी bodies are flattened sac-like pouches of membranes stacked over one another. It is a derivative of endoplasmic reticulum. It is a derivative of endoplasmic reticulum. इससे क्या होता है, ये आपके पास मटेरियल को पैक करने के काम आता है। जो मटेरियल मतलब क्या? लेट्स से कि कोई एंजाइम, लेट्स जस्ट से कि कोई केमिकल एजेंट, कोई लाइसोसोमल एंजाइम हो गया, कोई पेरीऑक्सिसोमल एंजाइम हो गया, कोई ग्लाइऑक्सिसोमल एंजाइम हो गया, जो कि वेसिकल्स होते हैं ना। वेसिकल मतलब समझते हो? छोटे वैक्यूल्स जिनमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं, उनको वेसिकल्स कहा जाता है। वो वेसिकल्स कहलाते हैं जो सिक्रीशंस देते हैं। सही है। विद इन द सेल या आउटसाइड द सेल। तो जो सिक्रीशन देने वाला मटेरियल है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। और वो क्या कर रहा है वो इसके अंदर यहाँ पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचा गोल्जी बॉडीज तक? गोल्जी बॉडीज तक पहुंचाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई भी चीज चल के गोल्जी बॉडीज तक पहुंच जाएगी तो गोल्जी बॉडी उसको बाहर मूव आउट करवा देगी, एक छोटे से पाउच की शक्ल में डिटैच करके अलग करेगी पाउच को, और उसको पाउच में स्टोर कर देगी। क्यों कर रही है पाउच में स्टोर? इसलिए कर रही है ताकि यार वो एंजाइम है ना, वो कहीं भी किसी से भी रिएक्ट ना कर जाए, जहां जरूरत हो वहीं पे जाके रिएक्ट करे। सही है। बोला नहीं, ये इंटरकनेक्टेड होता है ना, इनके कनेक्शंस बने हुए होते हैं गोल्जी बॉडी से। इसलिए देखो मैंने एक बात बोली थी कि ये क्या है, ये डेरिवेटिव है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। दे आर द डेरिवेटिव ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? यही आपके गोल्जी बॉडीज की। गोल्जी बॉडीज जो है दे आर द डेरिवेटिव ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है। उसी से ड्राइव होके बने हैं ये। वेसिकल में चीजों को पैक करने का काम करते हैं। वेसिकल की मदद से चीजें आइसोलेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, एक पाउच के अंदर स्टोर हो जाती हैं। अपने हाईली रिएक्टिव नेचर के अगेंस्ट वो किसी से रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसने एक मेम्ब्रेन की कवरिंग के अंदर रहना है, मेम्ब्रेन की कवरिंग से बाहर नहीं जा सकते। देखो बेटा आगे यहाँ पर आपके पास फिर एक सेल आ रहा है,
इसके अंदर ये एग्जाम्पल लिया है, पासेज में बहुत कॉमनली इस तरह का सेल बने हुए आए हैं और बहुत एग्जाम्पल्स दी गई हैं। समझ लो कि स्टमक की वॉल से एक सेल निकाला हमने, स्टमक ये रहा साइड में आपके पास, स्टमक की वॉल से एक सेल निकाला हमने, और यहाँ पर देयर वाज अ न्यूक्लियस प्रेजेंट, जिसके साथ यहाँ पर आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो हो रहा है, यहाँ पे गोल्जी बॉडीज शो हो रही हैं, यहाँ पे वेसिकल शो हो रहा है, यहाँ पे इसकी मूवमेंट आउटवर्ड शो की जा रही है। देखो जरा थोड़ा सा समझना, मुझे पता है ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड सा मटेरियल लिखा हुआ है, लेकिन समझ में आ जाएगा कि तुम लोग गौर से सुनो। डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए है, ये डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कमांड के तौर पे काम, डीएनए कमांड दे रहा है प्रोटीन बनाने का। डीएनए क्या दे रहा है, क्या बनाने का, प्रोटीन बनाने का। डीएनए कमांड दे रहा है प्रोटीन बनाने का, और कैसे देगा वो, मैसेंजर आरएनए की शक्ल में। ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल के जाएगा, किसके पास जाएगा, राइबोसोम्स के पास जाएगा, और राइबोसोम्स के पास ये जो मटेरियल पहुंचेगा वो क्या बनाएगा, वो एक रॉ प्रोटीन बना देगा, प्रोटीन बनाएगा, इन शॉर्ट लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड जोड़ेगा, लेकिन कोई शक्ल नहीं दी हुई, इसलिए उसको रॉ प्रोटीन कहते हैं। क्या कह रहे हैं उसको, रॉ प्रोटीन कह रहे हैं। इसने रॉ प्रोटीन बनाया, किसको दे दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन। देखो ऐसा था, ऐसा हो गया मॉडिफिकेशन के बाद, शक्ल नहीं थी, शक्ल मिल गई, शेप नहीं था, शेप मिल गया, यानी कि एक प्रोटीन एंजाइम बन गया। ये ट्रांसलेशन थी, यहां तक जो हो गई थी, इसके आगे ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है। ये मॉडिफिकेशन होके एंजाइम बन गया, एंजाइम जो है वो गोल्जी बॉडी के पास चला जाएगा। अब वो गोल्जी बॉडी ने उसको पैक कर दिया एक वेसिकल के अंदर, वेसिकल बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह से होती है, ये लाइसोसोमल एंजाइम है, और ये जब इसके अंदर एक एंजाइम था अमाइलेज, ये गोल्जी बॉडी से बन के निकला, इसने बोला मुझे सेल मेम्ब्रेन के पास जाना है, सेल मेम्ब्रेन जाके ऐसे लग जाएगा तो ये एक्सोसाइटोसिस करवा देगा। क्या करवा रहा है यहाँ पे, अब बताओ बच्चों, समझ में आया ये प्रोसेस। हाँ बेटा, हाँ गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन करता है, होगी बिल्कुल होगी, मेजर तो गोल्जी बॉडी है मॉडिफिकेशन करने वाला। हाँ हाँ, अरे मतलब देयर आर ऑलवेज लाइक यू कैन से ना कि भाई आपके पास एग्जेम्पशंस तो मिलती है ना हर जगह पर, है ना, तो आपके ज्यादातर मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडी के अंदर हो रही होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडी में ही होगी, इसलिए इसको यहाँ पे रिलेट किया ताकि बच्चों के जहनों में जो गोल्जी बॉडी मॉडिफिकेशन होती है सबको ही पता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी हो सकती है। इस बात को एड ऑन करने के लिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करवा दी, तो बताने का मकसद ये है कि ये भी गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। गाइस माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस क्यों है सेल का, बिकॉज इट एक्चुअली हेल्प्स टू सिंथेसाइज एनर्जी। क्या बना के देगा ये, एनर्जी बना के दे रहा है, सही है। द पावर हाउस ऑफ द सेल mitochondria is one organelle which allows cellular respiration for generating energy। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं कर रहा है, बस सिर्फ इतना करता है कि एनर्जी बना के देता है by the help of cellular respiration। ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज टूटेगा किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, साथ में क्या देगा, एनर्जी, जो हमने यूज करनी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस प्रोसेस के लिए एंजाइम्स मौजूद है, सिर्फ मौजूद नहीं है, वो एंजाइम्स बनाता भी है। उसके पास अपने डीएनए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए होता है उसके पास, रिंग ऑफ डीएनए, लूप ऑफ डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना, और अपने राइबोसोम्स होते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं।
राइबोसोम्स क्या वैसे होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया के पास होते हैं, लेकिन अपने राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया के पास। सही है, मतलब ये डबल लेयर स्ट्रक्चर जरा समझिएगा, फिर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाता हूँ। डबल लेयर स्ट्रक्चर है, इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है, इनर मेम्ब्रेन इंक्लूजन्स बनाती है। इनर मेम्ब्रेन क्या बना रही है? इंक्लूजन्स बना रही है। उन इंक्लूजन्स को क्रिस्टे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इंक्लूजन को? क्रिस्टे एक इंक्लूजन है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या इंक्रीज कर रहा है क्रिस्टे? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स लगे हुए हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? दीज आर द एंजाइम्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। दीज एंजाइम्स हेल्प्स इन, ये जो ब्लू वाला फ्लूइड है, दिस पर्टिकुलर फ्लूइड, ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स is always enclosed within the inner membrane। और बेटा इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में और आउटर मेम्ब्रेन में बीच में जो स्पेस होता है वो भी हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। क्या कहलाता है वो? देखो यही सारी डिटेल यार यहाँ पे भी लिखी हुई। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर स्ट्रक्चर, स्पेस मौजूद होता है इसके अंदर बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। वहां पे रिजर्वायर बनता है पॉजिटिव आयंस का, प्रोटॉन्स का, यानी कि। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, उसमें इनफोल्डिंग्स होती है। इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टे कहा जाता है। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एज दे कैरी द एंजाइम फॉर रेस्पिरेशन। ओके, ऑल डन, ऑल गुड, आगे बढ़े। पहले जमाने के लोगों ने ना जब इसको देखा तो उन्होंने बोला यार ये बैक्टीरिया एक सॉरी ये एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया है। उन्होंने क्या बोला? माइटोकॉन्ड्रिया एक बैक्टीरिया। दे परसीव दिस स्ट्रक्चर एज अ बैक्टीरिया बिकॉज़ वो कह रहे हैं इसके पास अपना डीएनए, इसके पास अपने 70s राइबोसोम है। इसके पास क्या अपना अपने 70s राइबोसोम्स, अपने प्रोटीन खुद बना रहा है। इनफोल्डिंग्स मौजूद है ना मेम्ब्रेन में। तो इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब यही है कि भाई ये एक बैक्टीरिया है। फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में ये मशहूर हुआ। क्लोरोप्लास्ट का भी अपना डीएनए होता है, अपने राइबोसोम्स होता है, अपना प्रोटीन खुद बना लेता है। लोगों ने बोला ये भी एक बैक्टीरिया। तो एंडोसिम्बियन थ्योरी दी गई। एंडो मतलब इनसाइड, सिम्बियन मतलब सिम्बियोटिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिम्बियोटिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए कैरी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70s राइबोसोम होता है। ये 70s का क्या मतलब है? सेडबर्ग यूनिट क्या होता है? सुनना जरा। अगर हम किसी भी फ्लूइड को तेज तेज घुमाएंगे तो उस फ्लूइड में जो थोड़े बहुत सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, सेडिमेंटेशन हो जाएगी। तेज स्पन करने की वजह से सेडिमेंटेशन हो जाएगी। वो कह रहा है कि जब आपने एक सेल वाले मास को, ब्लड ले लिया, लेट्स सपोज आपने, सही, ब्लड एक फ्लूइड है ना, सही, लेकिन उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, तो पता है ना, आपने उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला, उसको तेज से घुमाया, जब एक सर्टेन आरपीएम तक पहुंचेंगे तो उसके न्यूक्लियस बाहर आ जाएगा। सही, सेल सारे बैठ चुके होंगे, न्यूक्लियस बाहर आ जाएगा। फिर और ज्यादा सेडिमेंटेशन करी तो उसके बाद हो सकता है कि एक सर्टेन स्पीड पे जाके उसके माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल से बाहर आ जाए और दूसरे ऑर्गेनिल वन बाय वन बाहर आते जाए। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि भाई एंडोसिम्बियन थ्योरी में हमारे पास इसका कोई खास ऐसा जिक्र नहीं है या ये इससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे क्यों डिस्कस हो गया है? यहाँ पे 70s की वजह से डिस्कस हो गया है कि भाई राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं 70s, एक होते हैं 80s। ये दोनों कुछ नहीं है, बस स्पीड्स है कि किस सेडिमेंटेशन, किस स्पीड पे वो सेडिमेंट करेगा, किस स्पीड पे वो सेल से बाहर आके नीचे बैठा होगा। ये सर्टेन स्पीड को हम लोगों ने एक नाम दे दिया, सेडबर्ग यूनिट, इसलिए इसको एस कहा जाता है। 70s, एस का मतलब है सेडबर्ग यूनिट, दैट इज द यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद आपके पास अगली चीज आती है राइबोसोम। राइबोसोम कहता है कि भाई इट इज अ स्फेरिकल ऑर्गेनील मेड अप ऑफ आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए इन्वेस्टेड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन यूकैरियोट्स। राइबोसोम्स आपके पास प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम्स क्या है आपके पास?
प्रोटीन फैक्ट्री होता है अपना, ये समझ लो कि एक स्ट्रक्चर कैरी करता है जो कि खुद आरएनए का बना हुआ है, और इसके पास बाहर से भी आरएनए आता है, यानी कि जो न्यूक्लियस बना के भेजता है वो भी आरएनए है। फिर इसके पास एक और आरएनए आता है, ट्रांसफर आरएनए, वो आरएनए जो कि अमाइनो एसिड कैरी करके लेकर आएगा और यहाँ पे लाके उनको रिलीज कर देगा, जो कि आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर उनके अमाइनो एसिड के जुड़ने से बनता है उसको प्रोटीन कहते हैं, दैट इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। बनवाने वाला कौन है? राइबोसोम। राइबोसोम में स्फेरिकल बॉडी होती है, 70s और 80s दो तरह का पाया जाता है। जो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, जो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, वो 70s होता है। जो नॉर्मली हमारे पास पाया जाता है वो 80s होता है। 80s के अंदर 60 सेटबर्ग यूनिट का एक मेजर यूनिट होता है, और 40 सेटबर्ग यूनिट का एक माइनर यूनिट होता है। तो बेटा 60 + 40 कितना होता है? 100 होना चाहिए, लेकिन होता है 80। 20 यूनिट्स ओवरलैप कर रहा है। 20 यूनिट्स क्या कर रहा है? ओवरलैप। भाई सेडिमेंटेशन का यूनिट है ना, कोई मास तो चल नहीं रही है, वजन तो चल नहीं रहा कि 60 kg और 40 kg मिलाओगे तो 100 kg ही बनेगा। वो बोले यार सेडिमेंटेशन, कितने वजन के हिसाब से कौन किस तरह से सेल से बाहर निकल रहा है, तो 20 यूनिट्स ओवरलैप कर जाएंगे। सही है। Ribosomes are found free floating in bacterial cells, 70s in bacteria, mitochondria and chloroplasts. I guess ribosomes clear होगा, है ना? Lysosome की तरफ चलते हैं। Lysosomes क्या होते हैं? A specialized vesicle which carry hydrolytic enzyme. Lysosomes temporary होंगे, बनेंगे, secretion देंगे, खत्म हो जाएंगे। Membrane bounded होते हैं, they are also known as suicidal sac. Lysosomal enzymes होते हैं इनके पास, उनको lysozymes कहा जाता है। इसमें आपके पास अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज आ जाता है। लाइसोमल सैक जो होते हैं दे आर एक्चुअली आउट पाउचिंग ऑफ गोल्जी बॉडीज। हमने अभी बात करी थी ना कि गोल्जी बॉडीज वेसाइकल बनाता है, तो दिस इज वन ऑफ द वेसाइकल दैट इज मेड इन गोल्जी बॉडीज। अच्छा भाई, इसके अंदर आपके पास जो एंजाइम्स है ना, वो चारों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला अमाइलेज भी है, लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज भी है, प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज, और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला न्यूक्लियस है। अब यार एक मसला ये आता है कि आप इसको अगर लाइसोमल एंजाइम को अगर सेल के अंदर ही ओपन कर दो ना, वेसाइकल नहीं होता, यही एंजाइम ऐसे ही एज इट इज बाहर छोड़ देते, तो हमारी सेल के सारा कार्बोहाइड्रेट, सारा प्रोटीन, सारा लिपिड, सारा न्यूक्लिक एसिड तोड़ देते हैं। एंजाइम्स है ना, क्योंकि रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको एक मेम्ब्रेनस पाउच में इनक्लोज कर दिया। मेम्ब्रेनस पाउच में इसको बंद कर दिया ताकि ये कहीं बाहर निकल के नुकसान ना पहुंचाए, हमारी चीजों को ना तोड़े कहीं। सही है। तो लाइसोसोम्स कब काम आते हैं? जब पैथोजन से लड़ना होता है। जब पैथोजन पैथोजन कौन होते हैं? दोज एजेंट्स व्हिच कॉजेस डिजीज। जब पैथोजन से लड़ना है तब लाइसोसोम सिक्रीट होंगे फ्रॉम द बॉडी। लाइसोसोम जो है वो worn out cells को they help to destroy the worn out cells। जो cells पुराने डैमेज सेल्स, खराब सेल्स, हमारी बॉडी के अपने सेल्स, लेकिन उनको हमने हटाना होता है तो इसके जरिए से हटाते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, ये they also help in they also help in you can say ऑटोफेगी ऑफ द सेल। अपने आप को मारने के काम आते हैं, अपनी सेल को मार। जब एक सेल का लाइफ स्पेन पूरा हो जाएगा ना, जब एक सेल का लाइफ स्पेन पूरा हो जाएगा और फिर उसकी सेल डेथ होनी होती है, तो सेल डेथ को हम लोग कहते हैं एपोप्टोसिस। आई नो ये नाम नहीं सुना होगा पहले। एक सेल डेथ दो तरह की होती है, एक होती है नेक्रोसिस और दूसरी होती है एपोप्टोसिस। किसी ने नहीं सुना? ओके, कोई बात नहीं। एपोप्टोसिस जो कि नेचुरल सेल डेथ होती है, नेक्रोसिस नेक्रोज जो जाना, खराब हो जाना, एब्नॉर्मल सेल डेथ इन्फेक्शन की वजह से होने वाली सेल डेथ, किसी ट्रॉमा, किसी इंजरी की वजह से होने वाली सेल डेथ। तो जब एपोप्टोसिस हो गया ना, प्रोग्राम सेल डेथ, यानी कि हमें पता है कि भाई ये सेल अपना लाइफ स्पेन पूरा कर चुका है और अब इसके बाद इसको मरना है, तो वो जो प्रोग्राम सेल डेथ होगी ना, वो कंप्लीट करने के लिए आपके पास लाइसोसोम्स यूज होंगे, लाइसोसोम्स को डैमेज करेंगे। अब यहाँ पर
सबसे ज्यादा लाइसोसोम रिलीज करने वाले सेल्स कौन से हो गए? वो जो कि पैथोजन से लड़ रहे हैं। कौन है पैथोजन से लड़ने वाले? हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। सो व्हाइट ब्लड सेल्स के पास से सबसे ज्यादा लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियोल, सीलिया फ्लैजेला, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल और फिर माइक्रोस्कोपी आ जाएगा, जिसके बाद हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट करना है। बट बिफोर मूविंग ऑन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फॉर 5 मिनट्स। मुझे आइडिया हो रहा है कि आप लोग इतना तेज तेज हम लोग जो जा रहे हैं, बोल तो मैं आज बहुत स्लो रहा हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है इस वजह से खाली, लेकिन ये कि मुझे आइडिया है कि आप लोग सैचुरेट कर जाएंगे बहुत जल्दी जल्दी। सही, तो हम लोग इंटरमिटेंटली पढ़ेंगे। जितना अभी तक पढ़ा ना उसको एब्जॉर्ब कर लो, सिर्फ बैठ के खामोशी से अपने साथ उसको रिकॉल कर लो और उसको एब्जॉर्ब कर लो। सही है, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि आगे जो है ना फिर आप लोगों को बिल्कुल ये चीज फ्रेश महसूस हो। इट्स 12:44 राइट नाउ, विल बी रिज्यूमिंग द क्लास एट 12:50 exactly after 6 minutes. Okay.
ओके जी, स्टार्ट करें। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल की, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है? प्रोटीन के बने हुए फिलामेंट्स होते हैं, सही है। यूजुअली पूरा नेटवर्क है फाइबर्स का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स का, दैट इज प्रेजेंट विद इन द होल स्ट्रक्चर, विद इन द होल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिंग फाइबर्स होते हैं, उनको माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है ऑन बिहाफ ऑफ देयर स्ट्रक्चर, सही है। हमारे पास सिर्फ एक माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है जो कि स्केलेटन बना रहा हो सेल का, ये स्केलेटन बनाते हैं सेल का। इसके अलावा एक फाइबर होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक फाइबर होता है माइक्रोफिलामेंट, और फिर आता है आपके ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल। हमारे सिलेबस में सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल का जिक्र है, सो हम लोग सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल की बात करेंगे। बने हुए ये सब के सब प्रोटीन के, ये प्रोटीन के बने हुए फाइबर्स होते हैं। जहाँ पे भी फाइबर स्ट्रक्चर आ रहा होता है वो ज्यादातर प्रोटीन का ही बना हुआ होता है। दे आर हॉलो स्ट्रक्चर्स, दे आर हॉलो फाइबर स्ट्रक्चर्स, और इनके पास जो है ना एक बकायदा रिंग बना हुआ होता है डायमर का। डायमर किसे कहते हैं? जिसमें दो यूनिट होते हैं। मर मतलब यूनिट, जैसे मोनोमर, डायमर, ऐसे पॉलीमर, सही है। पॉलीमर तो बहुत कॉमनली सुना हुआ होगा ना, तो इससे डायमर याद रखना। डायमर मतलब जिसमें दो यूनिट जुड़े हुए हैं। दो यूनिट किस चीज के जुड़े हुए हैं ये देखो आप। सबसे पहले ये देखो कि डायमर लगे हुए कितने, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करते करते सो ऑन आपके पास ये पहुंच जाएगा नंबर 13 तक। ये जो 13 वाला होगा ना, ये 13 वाला फिर ओवरलैप कर होगा, पीछे जाएगा, फिर और आगे से ओवरलैप करेगा, फिर ये पीछे ऐसे जाता जाएगा। तो और ये ऐसे ना एक स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा ये? स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर। और इस स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर के अंदर ये जो एक रिंग बनता है आपके पास, के एक रिंग को प्रोटो फिलामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटोफिलामेंट कहा जाता है। अबे अब ये एक चीज सिंपल सी है, समझना जरा बेटा, कि आपके पास एक डायमर में दो प्रोटीन के यूनिट्स हैं। एक प्रोटीन कहलाएगा अल्फा ट्यूब्यूलिन, दूसरा प्रोटीन कहलाएगा बीटा ट्यूब्यूलिन। ये तीन बातें मेरी याद कर लो अभी ना, कि अल्फा ट्यूब्यूलिन बीटा ट्यूब्यूलिन ने मिलके एक डायमर बनाया, सही है। 13 डायमर ने मिलके एक प्रोटोफिलामेंट बनाया। फिर ऐसे बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट बैक टू बैक अटैच होते चले गए, और उन्होंने एक हॉलो रिंग शेप स्ट्रक्चर बना लिया। अब वो हॉलो रिंग शेप स्ट्रक्चर अगर आप ओवरऑल देखें तो वो एक लंबा सा फाइबर बन जाएगा, और वो फाइबर आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल कहलाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, समझिएगा। अल्फा ट्यूब्यूलिन बीटा ट्यूब्यूलिन ने मिलकर एक डायमर बनाया, 13 डायमर ने मिलकर एक प्रोटोफिलामेंट बनाया, बहुत सारे प्रोटोफिलामेंट ने मिलकर एक सिलिंड्रिकल हॉलो फाइबर स्ट्रक्चर बनाया। उसको हम लोग माइक्रो ट्यूब्यूल कहते हैं। इसका काम होता है सेल को शेप देना, इसका काम होता है सेल के अंदर ऑर्गेनील्स की मूवमेंट कराना, इसका काम होता है सेल डिवीजन करवाना, सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स के अपार्ट मूवमेंट करवाना। स्पिंडल फाइबर भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है, सेंट्रियोल भी माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है, सही है। तो आपके पास फंक्शन में वैसे तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनील, सिक्रीशन ऑफ वेसिकल एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करवाता है बेटा। इसके अंदर एक टर्म आती है हमारे पास MTOC। MTOC का मतलब होता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स आर दोज इन अ सेल, दे आर प्रेजेंट इन अ सेल व्हिच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। MTOC क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। क्या कंट्रोल कर रहा है? मूवमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। इसमें आपके पास आता है सेंट्रियोल, और आ जाता है किसमें? MTOC में क्या आ रहा है? सेंट्रियोल, और क्या आ रहा है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से बात स्टार्ट करेंगे। सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल इज नथिंग बट 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रियोल क्या है बेटा? 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। बेटा 9 ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल के सेंट्रियोल कहलाते हैं। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे अपेयर होगा, इसके अलावा अपेयर नहीं होगा। सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ होता है, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेटिंग बॉडी है, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होता है, ठीक है भाई। तो जरा जल्दी से बताइए क्या क्या हो रहा है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है, सही है। किस चीज में हेल्प कर रहा है? कब अपेयर होगा? सेल डिवीजन के टाइम पे। सेंट्रियोल किस चीज का बना हुआ होता है?
और सिर्फ कौन से सेल में पाया जाता है, और इसमें से क्या ओरिजिनेट होता है, इसमें एक्चुअली स्ट्रक्चर में क्या है, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये स्टार शेप बॉडी होती है, सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे अपीयर होगी, और ये जिस जगह पे मौजूद होती है, जहां पे अपीयर होती है, जहां से ओरिजिनेट होती है, उस बॉडी को सेंट्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस बॉडी को, सेंट्रियोल अपीयर वेयर इन द सेंट्रोसोम, विद इन द सेंट्रोसोम सेंट्रियोल अपीयर होगा। सो 9 + 0 है, 0 का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल जिस स्पेस में मौजूद होता है उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रियोल जिस स्पेस में मौजूद होता है उसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। आपके पास सेंट्रियोल दोनों अपोजिट पोल पे मौजूद है, उसमें से स्पिंडल फाइबर निकल रहा है, स्पिंडल फाइबर जो है वो आपके पास ओरिजिनेट होगा, ये सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाएंगे, ये जाके उससे अटैच होगा और उसको फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएगा। क्या करवाएगा फिर इसको, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कराएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां तक की बात क्लियर हो रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अब देखो समझना जरा, अगर कंफ्यूजन नहीं है तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। अलग अलग चीजें हमारे पास, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, चीजें हैं हमारे पास विद इन अ सेल जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से। सही, माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर याद रहेगा, प्रोटोफिलामेंट, डायमर्स और हॉलो फाइब्रस स्ट्रक्चर। ठीक है, आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना सब? अब देखिएगा कि एक स्ट्रक्चर आता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड द सीलिया। एक स्ट्रक्चर आता है दैट इज कॉल्ड द सीलिया, द अदर वन इज कॉल्ड फ्लैजिला। फ्लैजिला हमारे पास नहीं होता ह्यूमन बॉडी में, फ्लैजिला, लेकिन सीलिया होता है। क्या होता है लेकिन, सीलिया होता है। जब आप सीलिया की बात करते हैं तो सीलिया बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, साइटोप्लाज्म बाहर ओरिजिनेट हो रहा है, एक्सटेंड आउट कर रहा है इन अ कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सीलिया इंसानों में पाया जाता है, फ्लैजिला नहीं पाया जाता। ठीक है, सो फ्लैजिला बैक्टीरिया के पास होगा। एक लॉन्ग एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है तो फ्लैजिला है, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स है तो सीलिया। ये फर्क है, एक लॉन्ग एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है तो, और बहुत सारे छोटे छोटे है तो। अंदर स्ट्रक्चर में कोई फर्क है नहीं, अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, सेम। सही है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, कुछ एग्जाम्पल्स पर जाने से पहले जरा समझ लो सीलिया और फ्लैजिला का फर्क। सीलिया लेंथ में छोटे होंगे, तादाद में ज्यादा होंगे, फ्लैजिला लेंथ में बड़ा होगा, तादाद में 1 या 2 होंगे हार्डली। सही, याद रहेगा। अब समझना जरा, ह्यूमंस के पास सीलिया पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, टू मूव आउट द म्यूकस, म्यूकस को बाहर फेंकने के लिए, स्प्यूटम को बाहर फेंकने के लिए हमारे पास क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में। एक्सेल को मूव कराने के लिए ओविडक्ट में, ओविडक्ट यूट्रस के साथ कनेक्टेड 2 डक्ट्स होती है, जो एक्सेल होता है ना उसको मूव करवाने के लिए ओविडक्ट में आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे से सीलिया मौजूद होते हैं। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इस डायग्राम को देखना समझ में आ जाएगा। इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है आपके पास ऐसे 2-2 यूनिट आपस में जुड़े हुए होते हैं। वहां पे एक डायमर था, सही है, वहां पे एक डायमर था, और उस एक डायमर से आपके पास एक प्रोटोफिलामेंट बना था, 13 यूनिट ऑफ डायमर से मिलके प्रोटोफिलामेंट बना था, और एक हॉलो पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे समझो बेटा, प्रोटोफिलामेंट्स मौजूद है यहाँ पे 1 और 2, और फिर उनकी 2 टेल्स आ रही है ऐसे, यहाँ पे मौजूद है एक ए एक बी, और फिर उनकी क्या आ रही है, टेल्स आ रही है। सही, और बिल्कुल सेंटर में 2 अलग से सिंगलेट्स मौजूद हैं, 2 सिंगल अलग अलग है ना, इसलिए कह रहे हैं 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं सेंटर में, तो इसलिए हम इसको कहते हैं, यहां से काउंट करना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इसको कहते हैं 9 + 2। वहां पे क्या कह रहे थे आप, 9 प्लस, बीच में कुछ था
नहीं, इसलिए कहते हैं 9+0। यहाँ पर क्या बीच में कुछ है? हाँ है। क्या मौजूद है? 2 सिंगलेट्स मौजूद है, सही है। तो क्या हो गया ये 9+2। इसमें क्या है आपके पास? एक आउटर आर्म है और एक इनर आर्म। साथ में क्या आ रहा है बेटा? एक आउटर आर्म, एक बाहर की तरफ निकला हुआ आर्म और एक अंदर की तरफ निकला हुआ आर्म। ये आर्म क्या है आपके पास? ये आर्म क्या है? वही माइक्रोट्यूब्यूल वाला ट्यूब्यूलिन का प्रोटीन 2 एक्सटेंशन बनाता है, सही है। पहले एक रिंग बनाया, फिर एक और रिंग बनाया, एक रिंग, एक और रिंग, एक प्रोटोफिलामेंट, दूसरा प्रोटोफिलामेंट, और फिर 2 एक्सटेंशन निकल गए, सही है। सो 9 डुप्लेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। वहां पर कहते हैं 9 क्या थे बेटा? यहाँ पे ट्रिपलेट्स थे, सही है। यहाँ पर क्या है आपके पास? 9 डुप्लेट्स है। अब तुम्हारे पास यही स्ट्रक्चर जब थोड़ा सा और एक्सटेंड होगा तो समझो जरा, 9 डुप्लेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल डुप्लेट्स, MTD भी कहते हैं इसको, मौजूद है, जो कि एक्सटेंशन के तौर पे निकल रहा है सेल के अंदर से। एक सीलिया निकल रहा है यहाँ पर, देखो सेल के अंदर से, हमने उसको हाईलाइट कर लिया। सेल में से एक सीलिया निकल रहा है, इसको हाईलाइट कर लिया। तो ये डुप्लेट्स आ रहे हैं, ठीक है बेटा, नजर आ रहे हैं डुप्लेट्स? ये डुप्लेट्स आ रहे हैं। ये डुप्लेट्स नीचे जाके एक बेजल बॉडी से कनेक्टेड है। बेजल बॉडी वो जो कि कंट्रोल करेगी ऊपर वाले पूरे सीलिया के मूवमेंट को, कि राइट मूव करना है या लेफ्ट मूव करना है, उसके मूवमेंट को, सीलियम के मूवमेंट को बेजल बॉडी कंट्रोल कर रही है। बेजल बॉडी में ट्रिपलेट्स ही मौजूद है, बेजल बॉडी में डुप्लेट्स नहीं है। सीलियम के अंदर डुप्लेट्स से और बेजल बॉडी के अंदर ट्रिपलेट्स ही मौजूद होते हैं। तो सीलिया एक वेब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, दैट इज प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड। ऐसे फ्लैजुला भी होता है। सीलिया जो है वो आपके पास बहुत सारे तादाद के अंदर मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फ्लैजुला एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्लैजेलास नहीं पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के अंदर यूजुअली पाया जाएगा। फिर दोबारा से वो आती है टर्म MTOC। अब देखो तुम्हारे पास कौन कौन कंट्रोल करने वाला हो गया। यहाँ पर अगर तुम देखो तो बेजल बॉडी भी तो कंट्रोल कर रही है ना एक तरह से सीलियम को, सही है। तो बेजल बॉडी, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, सही है। ऑल द माइक्रोट्यूब्यूल्स इन अ सेल इज कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इटसेल्फ। दिस body organizes the movement of microtubule। हाँ बेटा, हाँ, लेकिन हमारे पास सिर्फ इस हद तक सेम है कि वो भी ट्रिपलेट्स का बना हुआ है, ये भी ट्रिपलेट्स का बना हुआ है, सही है। इससे ज्यादा कोई और सिमिलैरिटी नहीं। गाइस नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी? चलो ओके, कोई बात नहीं। सुबह सुबह इतना जल्दी उठने की आदत नहीं होगी, है ना? होता है, इस उम्र में ऐसा होता है। आप में से कितने लोग जबरदस्ती उठ के आए हुए हैं? बहुत जबरदस्ती। 2 घंटे सो के आए हो? तो वो 2 घंटे भी नहीं सोते ना, नहीं जलती आंखें फिर। हाँ, ये इरादे ही तो हैं जो बदल जाते हैं। और अच्छा, तो एक बात बताओ कि देखो कुछ कर तो सकते नहीं है, टाइमिंग वाइमिंग तो चेंज कर नहीं सकते। मैं सिर्फ आप लोगों को तो वैसे मैं दूसरा टाइम पर कॉलेज जा रहा था और फेस्टिवल होता था, मगर मुझे आना था। ओ, आपने पढ़ाई को तरजीह दी, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो आप एहसान नहीं जताए, आपने अपने लिए किया है। हाँ, नहीं इसको जुल्म करना मतलब तुम ये कह रहे हो कि मतलब अच्छा यार सही है भाई, एक्सेप्टेबल। तुम कहना चाह रहे हो कि भाई इतना सर आप बोर कर रहे हैं ना, इससे बेहतर तो ये था कि मैं वहां फेस्टिवल में चला जाता। पढ़ाई वैसी बोरिंग होती है, कोई भी सर पढ़ाए। अच्छा नहीं यार, मेरे ख्याल से आपके इंटरेस्ट की बात है। आप इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। कल
सैटरडे आई गेस, हाँ सैटरडे रात से ना मेरी तबीयत ऐसी शदीद खराब हुई कि मैं सोचा था भाई कि ये सारी क्लासेस तो गई, तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी क्लास लेने की। मैं बहुत शदीद बीमार था, मतलब समझ लो कि नज़ला, बुखार, जो जो हो सकता था ना वो सब हो गया। तो हाँ क्या हो गया, HIV हो गया सर? नहीं नहीं, HIV क्यों होगा? तो द पॉइंट वाज कि उसके बाद ना मैंने बोला नहीं यार, अगर मैंने अभी एक दिन भी क्लास डिले करी ना तो हाँ, तो फिर ना कोई भी क्लासेस को सीरियस नहीं लेगा। तो मैं बोला जो भी हो जैसा भी हो कोशिश करके मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने आज सुबह सुबह उठ के कोई तकरीबन 6 बजे पहले थोड़े से बिस्किट्स खाए, फिर पैनाडोल खाई, क्योंकि मुझे इंटरमिटेंट ब्रेक देना था ना। तो 6 बजे के बाद फिर मैं दोबारा पैनाडोल खा के सो गया। मैं पता था कि वो इफेक्टिव रहेगी। और फिर उसके बाद मैंने दोबारा 11 बजे उठ के यहाँ पर आने से पहले फिर दोबारा से ऐसे ही किया, पैनाडोल खाने के लिए थोड़े से बिस्किट्स वगैरह खाए, फिर पैनाडोल खाए। हाँ नहीं नहीं, खतरनाक खतरनाक कुछ नहीं होता। पैनाडोल सिम्टोमेटिकली ट्रीट करती है, कोई ऐसा मसला है नहीं उसमें। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं चाहता, कितना आसान था ना, एक मैसेज ही तो करना था कि बेटा आई एम नॉट फीलिंग वेल। हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। द पॉइंट इज दिस कि मैं बोला नहीं यार, अगर मैंने एक दिन ऑफ किया ना तो फिर कोई भी सीरियस नहीं लेगा इसको। रात को कर लेते क्या नहीं होता? नहीं नहीं, रात के तो अभी पूरे दिन की क्लास है ना, पूरा स्केड्यूल भेजा था मैंने तुम्हें। रात वालों को क्या फजर पे पढ़ा था? नहीं नहीं, एसी से नहीं हो रही है वैसे ही तो एसी बंद कर दो ना, तुम लोग अपने लिए कर दो, मेरे कंधे पे रख के क्यों बंदूक चला रहे हो? देखो इसका स्विच होगा वही, एक ये है शायद, नहीं ये वाला नहीं है इसका। अच्छा, तो तुम्हें फिर जाके वो लाना पड़ेगा, रिमोट लेके आना पड़ेगा नीचे से, जाओ लेके आ जाओ। जब तक हम क्लोरोप्लास्ट स्टार्ट करें गाइस, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनील व्हिच कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट होता है आपके पास क्लोरोफिल। और क्या करता है? इट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, क्या करने के लिए? टू सिंथेसाइज फूड, दैट इज ग्लूकोज। सही है, बहुत आसान सी बात है यार। इसके अंदर ना स्ट्रक्चर समझना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। बायो ना, अब एक अजीब सी बात है मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है आप लोग इसको एग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी बात को। बायो में आधे से ज्यादा तो रट्टा है, अगर आप समझे, है ना? चीजों को याद करना पड़ेगा, कभी कभार लॉजिकली, कभी कभार इलॉजिकली। सही है। तो खैर ये तो बहुत लॉजिकल सी बात है कि भाई यहाँ पर आपके पास लाइट एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट मौजूद है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और वो जो लाइट है वो एनर्जी की फॉर्म में ये एब्जॉर्ब करता है ताकि सिंथेसाइज कर सके फूड यानी कि ग्लूकोज को। इसके पास यहाँ पर एक आउटर कवरिंग मौजूद, कर दो ना, बंद कर दो बेटा। ये इसी का रिमोट है। तो तुम रिमोट भी लाइए, वो भी खराब, पूछ के लाइए। बच्चे ये तो चल ही नहीं रहा। हो गया, बस है, परफेक्ट है। ओके बेटा। अच्छा भाई, अब क्या आ रहा है आपके पास? क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर, यार स्ट्रक्चर को समझना जरा। मैंने इसमें ना बहुत सारे वेसिकल बना लिए, एक ही होगा, लेकिन खैर चलो मैं वो बता दूंगा आपको कि किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ अभी। क्लोरोप्लास्ट में आउटर कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील है क्लोरोप्लास्ट। गिनती के ऐसे ऑर्गेनील होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। सही है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनील है क्लोरोप्लास्ट। इसके पास स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज होती है। मैंने बहुत सारी बना दी, हम इसको एक ही काउंट कर लीजिएगा, एक स्टार्च स्टोरिंग बॉडी होती है इसके पास। सही है। और इसके पास स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज के अलावा
छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, किसके? फैट्स के, लिपिड्स के, यस, लिपिड या फैट्स के ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जितना भी बाकी का सारा फ्लूइड होगा ना, वो कहलाता है स्ट्रोमा। वो क्या कहलाता है? और इसके अलावा आपके पास ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, ये कहलाते हैं ग्रेना। एक एक यूनिट को ग्रेना कहा जाता है। एक को कहा जाता है? नहीं, ओके। जो पूरा पाइल बन रहा है उसको ग्रेना कहा जाएगा, और एक यूनिट को क्या कहते हैं फिर? थैलाकोइड। वेरी गुड, एक यूनिट को थैलाकोइड कहा जाएगा। थैंक यू यार, जज़ाकल्लाह। नहीं, यहाँ पर एक को क्या कहा जाएगा? थैलाकोइड कहा जाएगा, ठीक है। और थैलाकोइड एक के ऊपर एक स्टैक हो जाता है, जैसे यहाँ पे एक पूरा पाइल बन रहा है बड़ा सा, ये पाइल पूरा क्या कहलाता है? ये पाइल ग्रेना कहलाता है। एक सिंगल पाइल की बात करें, मतलब एक पाइल की बात करें तो ग्रेना, ठीक है। एक ग्रेनम में बहुत सारे थैलाकोइड्स है। एक थैलाकोइड के अंदर बहुत सारा क्लोरोफिल है, उसके साथ उसके एंजाइम्स है, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। वेरी गुड। अच्छा भाई देखो, ये आपके पास एक यूनिट आ गया ग्रेना का, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल वैसे ही फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर होगा। इसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला रहे हैं, कहीं पे कोई लाइट रिएक्शन करवा रहा है, कहीं पे कोई डार्क रिएक्शन करवा रहा है। हाँ बोलो। हम हर सेल के अंदर पावर हाउस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, तो प्लांट सेल के अंदर व्हाई नॉट हम क्लोरोफिल नहीं बोल सकते कि ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का काम है ना क्लोरोप्लास्ट का, तो सही, एनर्जी देने का काम नहीं है। वो सेल को एनर्जी नहीं देगा, वो सेल को फूड देगा। आप उसको सेल का किचन कह सकते हो, सही है। वो फूड दे रहा है, फूड को तोड़ के एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला वहां पर भी क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, सही है। अब देखो भाई, बात ये है कि इसकी डिटेल को जरा समझिएगा, पहले यहां से बात कंटिन्यू करेंगे। डबल लेयर्ड आउटर कवरिंग है। It encloses a fluid called stroma, which carry disc-shaped bodies called thylakoid. Thylakoid are stacked. Um, thylakoids are stacked over one another, forming a pile called grana. ठीक है। Chloroplast also carry its own ring or loop of DNA. अभी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बात हो रही थी, वो इसके लिए भी है। क्या है कि क्लोरोप्लास्ट भी अपना डीएनए अलग से कैरी करेगा, और 70S राइबोसोम्स होते हैं इसके पास, अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, which helps it in the formation of enzymes and other products. क्या है? thylakoid membrane, the covering of the thylakoid carries pigment, making photosystems. Photosystems कौन होते हैं? लाइट एब्जॉर्बिंग बॉडीज। लाइट एब्जॉर्बिंग बॉडीज फोटोसिस्टम कहलाते हैं। With enzymes which helps in the photosynthesis, यहाँ पर उन्होंने उसको रिलेट किया हुआ है कि एक्चुअली होता क्या है। देखो, जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर प्रोटीन के लगे हुए यूनिट्स होते हैं, ये पिगमेंट्स होते हैं, इनके साथ एंजाइम्स होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। जैसे पानी को तोड़ के उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर देंगे, फिर उस हाइड्रोजन में से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग कर देंगे, फिर उस प्रोटॉन को यूज करेंगे क्या बनाने के लिए? एनर्जी, और उस एनर्जी को यूज करेंगे क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज। सही है भाई। यहां से आगे चलते हैं तो हमारे पास, अच्छा क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हुआ। क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड कोई सवाल है तो बता दो, क्लोरोप्लास्ट में बहुत स्लो लेके चला है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, वो A2 में आएगा ना, ऐसे में खाली रेफरेंस दे दिया, इतना ही काफी है। सही है। और कोई सवाल? हाँ बोलो। ETS, हाँ, और जो क्लोरोप्लास्ट में, हाँ पूरे सेल में 80S है, हाँ पूरे सेल में नहीं, आप ये समझ लो आपका मेजर राइबोसोम ही 80S है, और 70S जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एंडोप्लाज्मिक उसमें, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को बैक्टीरियल स्ट्रक्चर समझते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के पास 70S होता है। एक्चुअली बैक्टीरिया का मेन 70S है, हमारा मेन 80S है।
हाँ, रिंग लाइक लूप लाइक स्ट्रक्चर, एंड टू एंड कनेक्टेड स्ट्रक्चर। एक सवाल आया था अभी टीलोमेयर से रिलेटेड, तुम लोगों ने भी सॉल्व किया होगा एमसीक्यूज के अंदर, याद है वो कि कौन से के पास टीलोमेयर नहीं होते, कौन से सेल के पास? नहीं याद? एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दिए थे ना लास्ट क्लास में। हाँ 32 नहीं था, 22 था। 22 के अंदर कितने टीलोमेयर्स होते हैं, ये भी एक सवाल था। कितने होते हैं? 88 क्यों होंगे बेटा? हाँ, तो आप क्रोमैटिड्स अलग अलग काउंट कर रहे हो ना। हर एक क्रोमोसोम में सिर्फ एक क्रोमैटिड होते हैं, एक क्रोमैटिड के अंदर 2 टीलोमेयर्स होते हैं, तो 22 में 44 होंगे। क्रोमोसोम ऐसे होता है या ऐसे होता है? ए होगा या बी होगा? बी होगा। हाँ, सेल डिवीजन के टाइम पे ए होगा ना, जब डिवाइड करना होगा, 2 हिस्सों में तोड़ना होगा तो ए होगा ना। एक्चुअली तो क्रोमोसोम ऐसा है, बाकी का दूसरा जो बन रहा है वो तो उसकी कॉपी है ना। तो अगर एक क्रोमोसोम ऐसा है और एक टीलोमेयर यहाँ, एक टीलोमेयर यहाँ, तो एक क्रोमोसोम पे 2 टीलोमेयर, यानी कि 22 के ऊपर 44। आप लोगों ने 88 कर दिया था, वेरी गुड। गलत नहीं हुआ, ये नहीं चेक किया कि गलत हुआ। थोड़ा सा गलत कैसे हो सकता है? एमसीक्यू या तो पूरा गलत होता है तो पूरा सही होता है। 4 अगर ठीक 4 में लेता है, 3 गलत की 1 सही। अच्छा, टीलोमेयर में एक और सवाल था ना टीलोमेयर का भी, कि भाई कौन सा सेल है जिसके पास टीलोमेयर नहीं होगा? तो जब लूप ऑफ डीएनए बन रहा होगा, रिंग बन रहा होगा, एंड टू एंड कनेक्टेड होगा, तो टीलोमेयर होगा? नहीं होगा। तो ना माइटोकॉन्ड्रिया के पास होगा, ना क्लोरोप्लास्ट के पास होगा टीलोमेयर, ना बैक्टीरियल सेल के पास होगा, सिर्फ न्यूक्लियस के पास होगा टीलोमेयर। समझ आ रहा है? ओके गुड। चले आगे चलते हैं बेटा। सेल वॉल आता है नेक्स्ट हमारे पास। सेल वॉल क्या है? Cell wall is outermost rigid covering which protects the cell and provides specific shape and maintain the turgor pressure. मतलब सब कुछ ही है सेल वॉल। प्लांट के अंदर शेप देने वाला सेल वॉल है प्लांट का, प्रेशर मेंटेन करने वाला सेल वॉल है प्लांट का, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करने वाला सेल वॉल है, हाइड्रोफोबिक नेचर मेंटेन करने वाला सेल वॉल है। प्लांट के पास सेल वॉल है तो वो शेप में मौजूद है, उसका स्केलेटन सेल वॉल है। सही है। अब ये जो सेल होता है ना, ये जो सेल है आपके पास, इसके ऊपर आउटर कवरिंग लगी हुई है सेल वॉल की। इस आउटर कवरिंग के अंदर आपके पास अलग अलग वॉल्स होती हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लैमेला। प्राइमरी वॉल किसे कहते हैं? जो पहले बनती है। अभी मैं आप लोगों को अजीब सा फिनोमेना बताने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग समझेंगे या नहीं। मेरे ख्याल से नहीं समझेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा अक्ल चाहिए समझने के लिए, है ना? नहीं, इनडायरेक्टली कह रहा हूँ। इनडायरेक्टली मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कह रहा हूँ, आप गलत ना समझे। सिर्फ ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि आप लोग जो है ना इसको हाँ जरा समझदार हो गए यार, तो है चालाक हो गए, चालाक। अगर कोई वॉल पहले बन रही है उसको प्राइमरी वॉल कह रहे हैं। सवाल उठता है बन कहां से रही है? वही सेल की वॉल है ना, सेल वॉल है ना, तो कहां से बनेगी? सेल से बनेगी। सेल ने एक वॉल बनाई, इस वॉल को नाम दे दिया प्राइमरी वॉल। डन है। अब इसने बनाई सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल यहां पर आएगी या यहां पर आएगी? अंदर की तरफ आएगी। क्यों अंदर की तरफ आएगी? क्योंकि बन सेल मेम्ब्रेन से रही है ना, इसलिए। ये आ गया आपके पास प्राइमरी वॉल, ये आ गई आपके पास सेकेंडरी वॉल। एक वॉल थी जो इन दोनों से भी पहले से मौजूद थी, ब्राउन वाली, और वो कॉमन थी 2 सेल्स के दरमियान में। उसको कहते हैं मिडिल लैमेला। उसको मिडिल लैमेला क्या इसलिए रहा है क्योंकि वो कॉमन है 2 सेल्स के लिए। एक वॉल ऐसी है जो कि 2 सेल्स के लिए कॉमन है, तो क्या रहेगी? मिडिल लैमेला। अब ये बताओ जरा, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लैमेला और फिर सेल मेम्ब्रेन, ये वाली लेबलिंग समझ में आ रही है?
ये जो यहाँ लेबलिंग हुई है सारी, ये समझ में आ रही है? रिलेट कर सकते हो कि प्राइमरी को प्राइमरी क्यों और सेकेंडरी को सेकेंडरी क्यों कहा जा रहा है? ओके देखिए भाई, प्राइमरी वॉल के बारे में कह रहा है कि इट इज सेक्रेटेड फर्स्ट फ्रॉम द सेल। मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट ऑलरेडी। दिस वॉल इज रिलेटिवली रिजिड देन अदर वॉल। इट हैज मोर फाइबर्स ऑफ सेल्यूलोज इमर्ज्ड इन द मैट्रिक्स ऑफ अदर पॉलीसेकेराइड्स सच एज पेक्टिन एंड हेमीसेल्यूलोज। पेक्टिन भी है इसके पास प्राइमरी वॉल के पास, हेमीसेल्यूलोज भी है प्राइमरी वॉल के पास। और हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन जो है ना, वो मैट्रिक्स बना रहे हैं, बाहर का फ्लूइड बना रहे हैं, जिसके अंदर सेल्यूलोज के बहुत सारे फाइबर्स इमर्ज्ड हैं, डूबे हुए। समझ आ रहा है? फिर आपके पास आता है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल क्या है? व्हेन प्राइमरी वॉल इज कंप्लीटली फिल्ड अप विद सेल्यूलोज फाइबर्स, देन फर्दर सेक्रेटेड फाइबर्स आर एडेड इनटू द सेकेंडरी वॉल। सेल्यूलोज फाइबर्स जो है ना, वो अंदर से सेक्रेट आउट हो रहे थे। पहले जो फाइबर्स जमा हो गए उन्होंने प्राइमरी वॉल बना लिया, अब जो फर्दर जमा होंगे ना, वो सेकेंडरी वॉल बनाएंगे। बस एक गैप आ जाएगा। सेल्यूलोज आपस में क्रिस क्रॉस मैनर में एक थिक फाइबर बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास वो एक रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास बोन्स हैं, प्लांट के पास बोन्स नहीं होती, उसका सेल वॉल होता है उसकी बॉडी को शेप देने के लिए। सही है? और इसी तरह से इस पर लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, तो वो उसको लिग्निफाइड सेल वॉल कहलाती है वो, और वो ज्यादा रिजिड होती है। फंक्शन में क्या क्या आ रहा है जरा एक दफा सिर्फ पढ़ लो, सुन लो मेरे साथ साथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सपोर्ट द टर्जिडिटी, प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग during endosmosis, determine the shape of the cell. Interconnected cell walls allow apoplastic pathway of the transfer of water. ये apoplastic pathway क्या होता है? I'll just let you know during the transport in plants वाला chapter. Plasmodesmata allow connections between the cytoplasm to form symplastic. जब apoplastic पढ़ेंगे तो symplastic भी पढ़ लेंगे। अच्छा मैं समझा देता हूँ। पानी मूव करता है, पानी मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। अब आप पानी को देखिएगा जरा, पानी यहाँ पर है, इसने यहाँ पहुंच, कैसे जाएगा? एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता देखिएगा। तो ये जो गलियों गलियों से सही रास्तों से गया ना, ये आपके पास था एपोप्लास्टिक पाथवे, और जो बीच में से आर पार पहुंच गया वो था आपका सिम्प्लास्टिक पाथवे। ठीक है, डन है गाइस। इसके बाद हमारे पास बैक्टीरियल सेल आ जाता है, और वायरल सेल आ जाएगा, और माइक्रोस्कोपी। देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। फॉलो कर रहे हैं आप लोग सब? ओके। बैक्टीरियल सेल के पास ऑर्गेनील्स नहीं होते उस तरह से जिससे हमारे पास मौजूद होते हैं। हमारे पास बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है, इसके पास कोई सा भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील नहीं होता। एक बैक्टीरियल सेल वो है जिसके पास फ्लैजेला मौजूद है। क्या मौजूद है? फ्लैजेला मौजूद है, और इसके पास राइबोसोम्स मौजूद है। क्या मौजूद है इसके पास? राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। इसके पास राइबोसोम्स 70S पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? हमारे पास कौन से होते हैं? अच्छा भाई, इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए है। रिंग ऑफ डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे? प्लाज्मिड कहलाता है। सो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, इनहेरिटेंस में, रिप्रोडक्शन में, और बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है। हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद है। हम इसको इंसुलिन बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। योगर्ट नहीं, योगर्ट नहीं, योगर्ट तो वैसे ही बनता है। बायोटेक्नोलॉजिकली अगर योगर्ट बना रहे हो तो भी दही जो है वो एक एक चम्मच बिक रहा होता है 500-500 रुपए का, शायद उससे भी ज्यादा का। शीशियों में आता है छोटी छोटी सी। अरे तुम अकल लड़ाओ, तुम्हें इसका डीएनए मॉडिफाई करना पड़ेगा दही बनाने के लिए। हाँ, उसका प्लाज्मिड से क्या ताल्लुक? वो वैसे भी करेगा ना।
प्लाज्मिड तो तब यूज कर रहे हैं जब हमें अपनी मर्जी का प्रोटीन बनाना है। दही प्रोटीन नहीं है, दही दही होता है, प्रोटीन प्रोटीन होता है। ओके, कोई बात नहीं। मीजोजोम्स क्या होता है? मीजोजोम्स ना, मीजोजोम पता है क्या है? मीजोजोम है कंपनसेशन। उसके पास कोई ऑर्गेनील ही नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील नहीं है। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई कंपनसेशन। तो कंपनसेशन क्या दी? कंपनसेशन ये थी कि भाई सारे के सारे जो फंक्शन नहीं हो पा रहे थे ऑर्गेनील्स ना होने की वजह से, वो सारे के सारे फंक्शन मीजोजोम कंट्रोल करेगा। भाई बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो कि बैक्टीरियल सेल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके पास वो ऑर्गेनील ही नहीं है। तो फिर वो कौन करवाएगा? वो मीजोजोम करवाएगा। मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन में मौजूद ऐसी इनफोल्डिंग्स होती है, बस और कुछ भी नहीं। इनफोल्डिंग्स है। मीजोजोम्स आर इनफोल्डिंग्स ऑफ द मेम्ब्रेन व्हिच प्रोवाइड अल्टरनेट टू द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद ये स्ट्रक्चर सेलुलर रेस्पिरेशन करवाएगा, सेल डिवीजन करवाएगा, सिक्रीशन करवाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाएगा। इसके बाद दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलन प्रोटीन। अगर किसी और ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला मौजूद होता है ना, तो वो टिब्यूलिन प्रोटीन का बना। टिब्यूलिन नाम सुना है ना आप लोगों ने? अभी अभी वो टिब्यूलिन का बना होता है। लेकिन ये क्योंकि प्रोकैरियोटिक है ना, इसमें टिब्यूलिन का। कोई ऐसा यूकैरियोट है जिसके पास फ्लैजिला मौजूद हो? यूकैरियोट फ्लैजिला के साथ? हाँ, देख के बता दो। स्पर्म सेल क्या फ्लैजिला नहीं? वो तो टेल है। टेल में फ्लैजिला में फर्क है। पैरामीशियम नहीं, फ्लैजिला नहीं होता। पैरामीशियम के पास सीलिया होते हैं बहुत सारे। यूग्लिना, ओके। यूग्लिना के पास फ्लैजिला मौजूद है। यूग्लिना का फ्लैजिला टिब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक नहीं है, वो यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला मौजूद है ना, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ है, अलग प्रोटीन होता है। ये आपके पास लोकोमोशन में हेल्प करता है और डायरेक्शनल मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अंदर एक हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर और मौजूद है, इसको पिलाए कहा जाता है। ये एक्सटेंशन होती है सेल मेम्ब्रेन की। पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रांसडक्शन करवाने में हेल्प करता है, यानी कि जेनेटिकल मटेरियल को एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसमिट करने के काम आता है। इसको पिलाए कहा जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होती है, इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होती नहीं है। लेकिन ये कि जेनेटिकल मटेरियल को ट्रांसफर करवाने के लिए, फॉर दैट रिप्रोडक्शन, फॉर दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिकल मटेरियल को ट्रांसफर करवाने के लिए पिलाए का रोल। सही है। तो सेल वॉल इनकी नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट पैथोजेनिक प्रॉपर्टी। पैथोजेनेसिटी सेल वॉल से भी बनती है। पैथोजेनेसिटी जो है वो इसकी सेल मेम्ब्रेन से ही बनती है, और जो प्रोटीन ये सिक्रीट करता है उससे बनती है। सही, टॉक्सिन सिक्रीट करता है। सेल वॉल जो है वो आपके पास पिलाए की उससे रिलेटेड एक सवाल, मतलब वो एक बात मेंशन और मैं कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को रिलेट करने में आसानी रहे। ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के काम आ रहा होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करवाता है। क्योंकि एक बैक्टीरिया अगर सरवाइव कर गया, लेट सपोज किसी एंटीबायोटिक से, तो वो अपनी इस प्रॉपर्टी को आगे पीछे मौजूद तमाम बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर देगा। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी को आगे पीछे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। सेल वॉल इनके पास म्यूसिन की बनी हुई होती है, उसको पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। सेल्यूलोज की सेल वॉल नहीं होती, बैक्टीरिया है। क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए का बना हुआ होता है। 70S का राइबोसोम होता है। ये सब हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट बैक्टीरिया आई गेस। प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है। यूकैरियोट में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो आपके पास ये बुक का ही एक वो है पेज जिसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंसेस हैं। एक दफा खाली, मैं इसको ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगा, एक दफा वो खाली इसको पढ़ लो। जस्ट गो थ्रू दिस होल थिंग जल्दी से।
जब एक सेल स्प्लिट होके दो में डिवाइड हो जाए और दोनों नए ऑर्गेनिजम्स बन जाए रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। यीस्ट वगैरह में होता है मल्टीपल फिशन और बाइनरी फिशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। नाइट्रोजन फिक्सेशन ओ लेवल से पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, नाइट्रोजन साइकिल में वही वाली है। हाँ कौन? नहीं, एक अलग किंगडम है पूरा फंगस, किंगडम फंजा। मशरूम फंजा, मशरूम भी फंगस है, यीस्ट भी फंगस है। एग्जोस्केलेटन उनकी बॉडी की कवरिंग बनाता है काइटिन। हाँ बेटा, कौन सा वाला? सॉरी मुझे पॉइंट नहीं मिल रहा, कौन सा कह रहे हो आप? Okay, the cell wall contain peptidoglycan polysaccharide combined with amino acids. इसका पर्पस कुछ भी नहीं है, बस ये कि जो सेल वॉल यूकैरियोट्स के पास पाई जाती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जो प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी हुई होती है। दैट्स इट, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल का डिफरेंस है। ओके गाइस, आगे बढ़े प्लीज। हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में क्या होता है? माइक्रोस्कोपी में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कन्वर्जन आने चाहिए ना। कन्वर्जन कैसे करते हैं भाई? मैग्निफिकेशन आपके पास दी हुई है एक फॉर्मूले के थ्रू, पहले तो याद कर लो, I/A इमेज साइज अपॉन एक्चुअल साइज, सही है। और मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन भी होती है दैट मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ इमेज साइज एंड एक्चुअल साइज। अगर कोई चीज मीटर में गिवन है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, और मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, और नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय अनदर 1000। जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई किया उस चीज के साथ डिवाइड कर दोगे तो आपका नैनोमीटर से माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसी तरह से इस कन्वर्जन को यूज करने की, तो यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ कन्वर्जन दी हुई है, मैं उसकी तरफ वापस आऊंगा दोबारा। बट बिफोर दैट वी नीड टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि कौन सा ऑर्गेनील किससे बड़ा और कौन सा ऑर्गेनील किससे छोटा पाया जाता है। सो नाउ when you're talking about this structure, this particular structure जिसके अंदर आपके सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनील्स मौजूद हैं, तो भाई देखो आपके पास जो अनएडेड आई के थ्रू, नेकेड आई से जो आप देख सकते हो वो यहाँ तक ऑब्जर्व कर सकते हो, सही है। और जो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाएगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक का कंपोनेंट आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है वो यहाँ से फिर ऑनवर्ड्स आ जाता है, सही है। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्निफिकेशन, दूसरा होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन की अगर आप बात करते हैं तो रेजोल्यूशन जो है
वो एबिलिटी होती है दो पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करने की, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू पर्टिकुलर पॉइंट्स, द एबिलिटी that particular ability to distinguish it is called resolution. रेजोल्यूशन में आपके पास न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया, फिर न्यूक्लियोलस, फिर लाइसोम, फिर सेंट्रियोल, फिर राइबोसोम, ये एक साथ में सीक्वेंस आ जाता है। ये भी याद रखना कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा विजिबल होगी और कैसे कैसे आपका साइज छोटा हो रहा है। सही है। इसके अलावा हमने माइक्रोस्कोपी को फिर डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में, एक होती है लाइट माइक्रोस्कोपी, एक होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। लाइट माइक्रोस्कोपी में सोर्स लाइट है, लिविंग स्पेसिमेन देख सकते हैं, दैट इज लाइक प्रेजेंट ऑन अ ग्लास स्लाइड, एंड उसके अंदर आपका मीडियम जो है वो वाटर भी हो सकता है, कोई डाई भी हो सकती है। रेजोल्यूशन मैक्सिमम 200 और मैग्निफिकेशन मैक्सिमम 1500 की मिलती है, यानी कि ये आपके पास कम मैग्निफिकेशन कैरी करता है बनिस्बत इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ये चीप होता है, पोर्टेबल होता है, ये फिक्स सेटअप है, ये एक्सपेंसिव होता है। 0.5 नैनोमीटर से लेकर रेजोल्यूशन मिलेगी ऑनवर्ड्स, और 250,000 से ऑनवर्ड्स जो है वो आपको मैग्निफिकेशन मिलेगी। और फिर इसके अंदर ये होता है इमेज ब्लैक एंड व्हाइट बनती है। यहाँ पे आप एक कोई एक्सपेंसिव मेटल यूज करें जैसे गोल्ड वगैरह कवर करने के लिए स्पेसिमेन ड्राई होना जरूरी है। स्पेसिमेन को वैक्यूम में सस्पेंड करना पड़ता है, सस्पेंडेड इन वैक्यूम होता है। स्पेसिमेन डेड होना जरूरी है, वरना ये सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं हो पाती हैं, और इसका सोर्स इलेक्ट्रॉन बीम होता है। यहाँ से आगे हमारे पास फिर एक लास्ट चीज वायरस आ जाती है। अच्छा, माइक्रोविलाई रह गया था, खैर चलो माइक्रोविलाई कर लेंगे, लेकिन पहले जरा have a look at this question, guys. Here a cell was observed under microscope which has actual size of 35 micrometer and was photographed. The image size of the figure was 3.5 centimeter. What is the magnification? जो तुमने इमेज पर देखा, फोटोग्राफ पर देखा, वो क्या है तुम्हारा? वो है इमेज साइज। जो एक्चुअल में था वो क्या था तुम्हारा? वो था एक्चुअल साइज ना। तो I अपॉन A होता है, क्या होता है? यानी कि 35 माइक्रोमीटर नहीं, 3.5 सेंटीमीटर अपॉन 35 माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो तुमने क्या करना है, तुमने पहले ना यूनिट कन्वर्ट करना है, या तो इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो किसमें, माइक्रोमीटर में। 3.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या आ जाएगा? 35,000 क्या माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 35,000 माइक्रोमीटर आ गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका कैसा आएगा? 1000। समझ में आ रहा है भाई? इसी तरह से फिर एक्चुअल साइज की बात हो रही है, एक्चुअल साइज गिवन होगा कभी कभार तो मैग्निफिकेशन पूछ लेंगे, मैग्निफिकेशन गिवन होगी तो एक्चुअल साइज पूछ लेंगे, ये दोनों गिवन होंगे तो फिर इमेज साइज पूछ लिया जाएगा। कुछ भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, दैट इज लाइक डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन दैट इज गिवन। और फिर इसके अंदर आपको एक रिलेशन सिर्फ और सिर्फ याद रखना पड़ेगा, वो रिलेटेबल किस तरह से है। कि क्वेश्चंस क्लियर है सबको, कन्वर्जन हो जाएंगी, इसके अंदर कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इसके बाद आपके पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस में सिर्फ दो चीजें, एक आउटर प्रोटीन कोट होता है और एक इनर डीएनए मटेरियल जीनोम होता है। जेनेटिकल मटेरियल जो कि विद इन द सेल पाया जाता है आपके पास, दैट एक्चुअली इज द मेन रेप्लिकेटिंग मटेरियल ऑफ द वायरस। वायरस के अलग अलग शेप्स होते हैं। वायरस बॉर्डर लाइन ऑफ लाइफ पे रह रहा है, लिविंग नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है। जब एक लिविंग होस्ट के अंदर जाएगा तो एज अ लिविंग बॉडी एक्ट करेगा, जब बाहर आ जाएगा तो एक्ट करेगा कैसे? एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर वो कह रहे हैं कि भाई इसके अलावा यहाँ पे जो आउटर कवरिंग है उसको कैप्सिड कहते हैं, क्योंकि वो कैप्सोमिया प्रोटीन की बनी हुई होती है, वो प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग होती है। और जो अंदर वाला डीएनए मटेरियल है या आरएनए मटेरियल है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, कभी कभार दोनों भी होते हैं, कभी कभार दोनों में से कुछ भी नहीं होता। सही है, तो ये कहलाता है आपके पास क्या? जीनोम कहलाते हैं। सही है। आपके पास एक लास्ट कंपोनेंट इसके अंदर और आया था, वह माइक्रोविलाई। किसी भी सेल के ना माइक्रोविलाई का काम होता है सरफेस एरिया इंक्रीज करना। हमारे पास दो एग्जांपल आते हैं माइक्रोविलाई की। एक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद विलाई के ऊपर, विलाई के टिप पे मौजूद माइक्रोविलाई होते हैं, और एक नेफ्रॉन के अंदर, ये रहा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, एक नेफ्रॉन के अंदर मौजूद माइक्रोविलाई होते हैं। सही, तो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, सीलिया जैसी है, बस वो प्रोटीन उसके अंदर है नहीं, खाली एक एक्सटेंशन होती है साइटोप्लाज्म की, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ऑफ एनी ऑफ द पर्टिकुलर थिंग। एंड आई होप क्या यहाँ तक अब तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर एज सच?
पक्की बात है। सो वी आर डन विद द चैप्टर। एक दफा कंप्लीटली रिव्यू कर लो, रिकैप कर लो, मुझे बता दो कुछ बचा कुछ बाकी तो नहीं रहा है, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद इट। ओके